कि न्यूमेरिकल नंबर 10 में जो बात कर रहे हैं उसको अगर आप एक दफ़ा डायग्रामेटिकली परसीव कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 में कह रहे हैं कि हमारे पास एक मीटर रॉड है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इट इज़ ए एंड दिस इज़ बी। मीटर रॉड की लेंथ ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर होती है, तो अगर इसको मैं बैलेंस करूँगा तो मुझे इसको 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज़ पॉइंट सी जो कि 50 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है ये कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। अच्छा, आगे कहते हैं कि अगर हम सेंट्रल पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के फासले पे, यहाँ से आपने काउंट किया 1 2 3 अप टू 20 सेंटीमीटर आए और यहाँ पे आपने एक मैस अटैच कर दिया इसके साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है m विच इज़ इक्वल टू 10 kg। 10 kg का मैस आपने अटैच कर दिया। अच्छा, और उसका वेट हम कैसे निकालेंगे? वेट बड़ा सिंपल है। वेट आप कहते हो कि हमारे पास क्या होता है, mg होता है। सो 10 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10 होती है, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक 100 न्यूटन का वेट आ गया। वेट में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसका ये मोमेंट आर्म बन जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पॉइंट डी कहते हैं। सी डी जो है ये मोमेंट आर्म बन रहा है इस वेट का, और वो वेट की वैल्यू जो मोमेंट आर्म की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं सस्पेंड करता हूँ तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंटर है, इसको मैं इस पॉइंट से यहाँ पे इसके साथ मैच अटैच कर लूँ तो इसे नीचे आना है, ये नीचे आएगा। तो इसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए जो मैस है वो अटैच रहेगा, वो उसके साथ अटैच रहेगा, लेकिन वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए मुझे यहाँ कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे है और इसमें फ़ोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये सेंट्रल पॉइंट जो सी है इसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। अब वो फोर्स मुझे कितना अप्लाई करना है? पहली बात है कि फ़ोर्स तो मुझे ए पॉइंट पर कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। उस फोर्स की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। रिमेंबर, उस फोर्स का मोमेंट आर्म मेरे पास आया हुआ है वो ए सी है जो कि 50 सेंटीमीटर है। वेट का मोमेंट आर्म मेरे पास आया हुआ सी डी है जो कि 20 सेंटीमीटर है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहा था कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे इससे क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। सो अगर एक बॉडी बैलेंस कंडीशन में आना चाहती है तो इससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल होना पड़ेगा ना। अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहीं से इससे गिवन डेटा स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहली बात क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 10 में जो गिवन डेटा है उसमें क्या चीज़ें हैं। पहले मेरे पास मैस है, वो गया 10 kg है। इसका वेट क्या बनेगा, इट इज़ इक्वल टू एम जी विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। ये तो वेट आ गया। अब जो मोमेंट आर्म है वेट का वो क्या होगा, मोमेंट आर्म ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के जो मोमेंट आर्म है मेरे पास क्या बन रहा है, डब्ल्यू के जो मोमेंट आर्म है मेरे पास बनेगा क्या चीज़, यहाँ पे हमने कहा हुआ था कि ये इसका मोमेंट आर्म बन रहा है सी डी जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर का है। वेट डाउनवर्ड जा रहा है, वो एक फोर्स है, और उसके साथ ये इसका मोमेंट आर्म बन रहा है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो वो क्या है, वो है सी डी विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में डायरेक्टली लिखने लगा। आप इसको सेंटीमीटर में लिख रहे थे लेकिन इसको मैंने 20 डिवाइड बाय 100 मीटर कर दिया। अच्छा खैर, जो फोर्स है उसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स वो क्या होगा, वो ए सी होगा। ये हमारे पास ए है, ये पॉइंट सी है, ये मोमेंट आर्म बन रहा है किस चीज़ का, ये उस फोर्स का मोमेंट आर्म बनेगा, उस बैलेंसिंग के फोर्स का मोमेंट आर्म बनेगा जो कि मुझे कैलकुलेट करना है ना। ए सी क्या है, इट इज़ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में कह रहे हैं, रिक्वायर्ड में आप फाइंड आउट करें फोर्स की वैल्यू को। आप लिखें बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, by principle of moments we know that जो टॉर्क है क्लॉकवाइज इट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा ना, टॉर्क क्लॉकवाइज मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास क्लॉकवाइज बन रहा था, तो इट विल बी, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म है तो यहाँ पे वेट मल्टीप्लाई बाय उसका मोमेंट आर्म सी डी, और वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मेरे पास बन रहा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसका मोमेंट आर्म ए सी। ठीक है। तो ये उसका हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म ए सी। मुझे तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उसको इधर रहने देते हैं। ये बन जाता है ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। ना वैल्यूज़ में पुट करें तो वेट की वैल्यू मेरे पास थी 100 मल्टीप्लाई बाय, ये जो सी डी की वैल्यू थी इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे सी डी की वैल्यू मेरे पास थी 20 डिवाइडेड बाय 100, यस 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको मैंने अलग से लिखा।
मल्टीप्लाई बाई AC को मैं 1/4 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू थी 50 डिवाइडेड बाई 100 लिखा हुआ था, तो इस डिवाइडेड बाई 100 जो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ इसको मैं यहाँ ऊपर लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इससे। ये 100 की वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाती है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, इसको कर देगी 2 मल्टीप्लाई बाई 20 से हमारे पास क्या आता है, फोर्स की वैल्यू जो कि 40 न्यूटन बन जाती है। दैट मीन्स कि हमें इस पॉइंट पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो स्केल है, जो हमारे पास मीटर रॉड है, ये दोबारा से एक बैलेंसिंग पोजीशन में आ सके। बैलेंसिंग पोजीशन में लाना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज हमने वेट अटैच कर लिया था और वेट नीचे जाने की वजह से इसने इस सिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया था, और उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स अप्लाई करना था। कितना अप्लाई करना था, 40 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास जो ये बॉडी है, ये स्केल है, ये जो मीटर रॉड है, दोबारा से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। सो दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर 10।